नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एडुटेरिया। दोस्तों एडुटेरिया 5000 प्लस जो ऑब्जेक्टिव बुक का जो बुक है दोस्तों, इस बुक से हम शुरू करने वाले दोस्तों सेट नंबर 51 से। ठीक है, सेट नंबर से दोस्तों 51 से हम शुरू करने वाले दोस्तों। हर सेट में आपका 50 प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल देखिए, ये आपका सेट नंबर दोस्तों 51 है और सबसे पहला सवाल देखिए दोस्तों क्या कह रहा है आपके सामने। ठीक है, टोटल दोस्तों 50 प्रश्न है। सभी प्रश्न को जबरदस्त तरीके से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल देखिए क्या कर रहा है आपके सामने। सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि आजाद दास्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था। याद रखिए दोस्तों, ये किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा आजाद दास्ता का गठन किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। याद रखिएगा, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को। दोस्तों याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को। लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है, लोकमान्य के नाम से जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों, समझ गए होंगे। चलिए, तो आजाद दास्ता गठन किसके द्वारा किया गया था, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। अगला सवाल आपके सामने है कि ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। वेद कितने होते हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, ये पुराना वेद है दोस्तों। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है दोस्तों। वेद कितने होते हैं याद रखिएगा, तो वेद आपका 4 होते हैं। कितने होते हैं वेद दोस्तों, 4 होते हैं। वेदांग कितने होते हैं, वेद 4। वेदांग दोस्तों कितने होते हैं, तो वेदांग आपका 6 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उपनिषद दोस्तों कितने होते हैं, तो उपनिषद याद रखिए दोस्तों, उपनिषद 108 होता है उपनिषद। ठीक है, पूछे दोस्तों पुराणों की संख्या कितनी होती है, पुराण। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी होती है, तो पुराणों की संख्या होती है दोस्तों 18 दोस्तों पुराणों की संख्या होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। सबसे पुराना पुराण किसे माना जाता है, तो ये भी ध्यान रखिए दोस्तों, सबसे पुराना जो पुराण माना जाता है, सबसे पुराना पुराण, सबसे पुराना पुराण माना जाता है मत्स्य पुराण को। ठीक है, याद रखिएगा, मत्स्य पुराण को सबसे पुराना पुराण माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। ऋग्वेद में बिहार के लिए दोस्तों कीकट शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए। तो वेद कौन कौन सा है, तो ऋग्वेद हो गया। ऋग्वेद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला है, तो देखिए ऋग्वेद दोस्तों। दूसरा क्या हो जाएगा, सामवेद। ठीक है, ऋग्वेद सामवेद। तीसरा दोस्तों क्या हो जाएगा, यजुर्वेद दोस्तों। चौथा याद रखिएगा अर्थववेद। और सबसे जो नया वेद है वो आपका दोस्तों अर्थववेद ही है। ठीक है, सबसे नया वेद आपका अर्थववेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद दोस्तों आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद में दोस्तों कितने मंडल होते हैं, तो ऋग्वेद में टोटल आपका 10 मंडल होते हैं। कितने मंडल होते हैं, तो 10 मंडल होते हैं। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, आपको ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख किया गया है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। गायत्री मंत्र है क्या, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवः सदीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये दोस्तों आपको क्या है, गायत्री मंत्र है दोस्तों। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया दोस्तों। ऋग्वेद के 9वें मंडल में, ठीक है, 9वें मंडल में दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है, तो 9वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया सोम देवता का, सोम देवता का उल्लेख किया है दोस्तों। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख किया गया है। चौथा जो मंडल है, चौथा मंडल में दोस्तों कृषि का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों, कृषि का उल्लेख किया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है, जिसमें 4 वर्ण का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि संगीत का जो उल्लेख किया है दोस्तों सामवेद में किया गया है। संगीत का जो उल्लेख किया गया सामवेद में किया गया है। अर्थववेद में दोस्तों जादू टोना, ठीक है, तंत्र मंत्र जादू टोना का जो उल्लेख किया गया है, जादू टोना का, ये दोस्तों आपका अर्थववेद में किया गया है। ठीक है, जादू टोना तंत्र मंत्र अर्थववेद में किया गया। ठीक है, यज्ञ संबंधी जो प्रावधान है, यज्ञ जो हम लोग करवाते हैं, यज्ञ संबंधी जो प्रावधान है
वो आपका यजुर्वेद में, ठीक है, याद रखिएगा। यज्ञ संबंधी प्रावधान, यज्ञ संबंधी जो प्रावधान है, यज्ञ संबंधी प्रावधान, ये दोस्तों आपको किसमें है? तो यज्ञ संबंधी जो प्रावधान है वो आपका है यजुर्वेद में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अच्छा, वेदांग कौन कौन सा है? वेदांग, तो वेदांग तो 6 होते हैं, कौन कौन सा है? तो व्याकरण, छंद, निरुक्त, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, ठीक है, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण दोस्तों 6 होते हैं उपनिषद, और सॉरी वेदांग कितने होते हैं? 6, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, ठीक है, तो आपका टोटल कितने होते हैं वेदांग? 6 है। कौन कौन सा है देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। निरुक्त, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, दो और कौन कौन सा है? ठीक है, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, शिक्षा और कल्प, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, ठीक है, टोटल 6 वेदांग होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या कर आपके सामने, आइए बात करते हैं अगला सवाल को। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आपके सामने 3 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है, 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने देखिएगा। देखिए दोस्तों 3 नंबर सवाल, ठीक है, देखिए आइए बात करते हैं दोस्तों 3 नंबर सवाल को। देखिए थोड़ा सा दोस्त पहले मिटा लेते हैं। देखिए देखिए दोस्तों 3 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने। देखिए 3 नंबर सवाल आपके सामने कह रहा है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड, ठीक है, बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? ये आपको ध्यान रखिएगा, तो मजहरुल हक द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का जो प्रकाशन किया गया था वो दोस्तों मजहरुल हक द्वारा प्रकाशन किया गया था, शुरू किया गया था, ठीक है। अच्छा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? इसकी शुरुआत हुआ था 1920 में और 1922 तक चला था। 1920 से लेकर 1922 तक दोस्तों ये असहयोग आंदोलन चला था, और 1922 में ही असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। 1922 में क्या कर दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि चौरा चौरी कांड हुआ था, आपको ध्यान रखिएगा। चौरा चौरी जो कांड हुआ था, आपको ध्यान रखिएगा, चौरा चौरी कांड, ठीक है, देखिए चौरा चौरी घटना जो दोस्तों हुआ था, ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को दोस्तों कौन सी घटना हुआ था? चौरा चौरी जो घटना हुआ था, इसी के दौरान दोस्तों करीब 22 लोग मारे गए थे इस घटना में, ठीक है दोस्तों, 22 लोग मारे गए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों पूछेगा ये घटना हुआ कहाँ था? ये गोरखपुर में हुआ था, ठीक है, गोरखपुर दोस्तों कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है दोस्तों, गोरखपुर यूपी में हुआ था चौरा चौरी घटना। इसी घटना के दौरान दोस्तों महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं, अगला सवाल देखिएगा दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों ये क्या थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिए, 4 नंबर सवाल। 4 आपके सामने है कि कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ का शब्द प्रयोग किसके लिए किया गया है दोस्तों? याद रखिएगा, तो ये लिच्छवी के लिए किया गया है। किसके लिए? लिच्छवी के लिए, ठीक है, यानी कौटिल्य कृत, यानी कौटिल्य की पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है किसका है? ये कौटिल्य की पुस्तक है। तो कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ का जो शब्द का प्रयोग किया गया है, किसके लिए किया गया है आपका? ये किया गया दोस्तों लिच्छवी के लिए किया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। पूछेगा सवाल, अच्छा अंग की दोस्तों, अंग, ये सब अंग क्या है? अंग हो गया, वज्जी हो गया, ठीक है, गिरिव्रज हो गया दोस्तों, ये सब क्या है? ये सब महाजनपद था। क्या था? महाजनपद। आपको पता ही हो दोस्तों महाजनपद कितना है? तो महाजनपद की अगर बात करते हैं तो 16 महाजनपद है। कितना महाजनपद है? महाजनपद की हम बात करते हैं तो 16 दोस्तों महाजनपद है, ठीक है। सबसे बड़ा जो महाजनपद है दोस्तों आपका मगध था, और मगध जो था वो सबसे बड़ा महाजनपद था, और जिसकी राजधानी क्या थी? राजगृह थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। पूछेगा सवाल आपसे, यहाँ पे सवाल दोस्तों पूछ सकता है दोस्तों, अंग की दोस्तों राजधानी क्या थी? तो अंग की राजधानी दोस्तों चंपा थी। चंपा दोस्तों अंग की राजधानी थी, ठीक है दोस्तों। राजगिरी यानी गिरिव्रज किसकी राजधानी थी? ये मगध की राजधानी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। कौटिल्य की पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र नाम है दोस्तों। अर्थशास्त्र में राजनीति विज्ञान के बारे में बताया गया। किसके बारे में? राजनीति विज्ञान, ठीक है, ये आपको ध्यान आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, महाजनपद को दोस्तों कहां से लिया गया है? तो आपको ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के भगवती सूत्र से और बौद्ध धर्म के अंगुतर निकाय से लिया गया है, ठीक है, बौद्ध धर्म के अंगुतर निकाय से
और जैन धर्म के भगवती सूत्र से ये महाजनपद को लिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल देखिएगा, 5 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, चलिए देखिए 5 नंबर सवाल। 5 आपके सामने कह रहा है कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? ये दोस्तों 1921 में किया गया था, याद रखिएगा। 1921 में दोस्तों एक और घटना याद रखिएगा, मोपला विद्रोह हुआ था। अभी ध्यान रखिएगा कि मोपला विद्रोह जो हुआ है, मोपला विद्रोह, ठीक है, मोपला विद्रोह दोस्तों कब हुआ है? तो मोपला विद्रोह आपको ध्यान रखिएगा, मोपला विद्रोह हुआ 1921 में। और बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? ये भी 1921 में ही किया गया। ठीक है, 1942 में दोस्तों क्या हुआ है? 1942 में याद रखिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में ही आया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत आया कब आया था? तो 1942 में ही आया था क्रिप्स मिशन भारत। और 1942 में ही, यानी 8 अगस्त 1942 में, ठीक है, 8 अगस्त 1942 में क्या हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा। तो भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था 9 अगस्त 1942 को। यह ध्यान रखिएगा कि 9 अगस्त 1942 को, यहां पे दोस्तों लिख देते हैं, 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। घोषणा दोस्तों कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुआ था, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था वो आपका 9 अगस्त 1942 को हुआ था। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिए थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा भी दिए थे। 1924 में दोस्तों याद रखिएगा कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो ये भी ध्यान रखिए दोस्तों, बेलगाम अधिवेशन, यानी गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे, बेलगाम अधिवेशन। तो बेलगाम अधिवेशन जो हुआ है, अधिवेशन ये दोस्तों ये 1924 में हुआ है दोस्तों। बेलगाम अधिवेशन कहाँ हुआ है? कर्नाटक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों, कर्नाटक में हुआ है। ठीक है दोस्तों, 1924 में, ये भी ध्यान रखिएगा। पूछेगा सवाल 1918 में दोस्तों क्या हुआ था? याद रखिएगा 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह याद रखिएगा। खेड़ा सत्याग्रह दोस्तों कब हुआ है? खेड़ा सत्याग्रह, सत्याग्रह दोस्तों कब हुआ है आपका? तो ये आपका 1918 में हुआ है खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? ये 1921 में किया गया था, बिहार विद्यापीठ की स्थापना। और 1921 में ही मोपला विद्रोह हुआ था, ये केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह कहां हुआ था? केरल में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिएगा, 6 नंबर सवाल दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। देखिए इसको क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये दोस्तों पूरा ही मिट गया, कोई बात नहीं। चलिए देखिए अगला सवाल, इसको इस तरह से मिटाते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है आपके सामने, 6 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, 6 आपके सामने है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन के उपबंध अब अंत निर्दिष्ट करता है? दोस्तों अनुच्छेद 169 करता है। कौन करता है? अनुच्छेद 169 करता है। ठीक है, अच्छा एक अनुच्छेद 171 में क्या है दोस्तों? तो अनुच्छेद 171 में याद रखिएगा, इसमें विधान परिषद के बारे में कुछ चर्चा की गई है। ठीक है, विधान परिषद याद रखिएगा, विधान परिषद के बारे में बताई गई है। ठीक है, विधान परिषद के बारे में बताई गई है दोस्तों, किसमें? आपका अनुच्छेद 171 में। अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 356 में क्या है दोस्तों? आपको पता ही होगा, राष्ट्रीय आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल का जो उल्लेख किया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय जो आपातकाल है दोस्तों, अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 356 में। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आपके लिए एक सवाल है, आपके लिए सवाल ये है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अनुच्छेद 182 में क्या है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए बिना गूगल किए हुए कि अनुच्छेद 182 में क्या कहा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। ठीक है, आप लोग भी दोस्तों थोड़ा सा आंसर दिया कीजिए। ठीक है, खाली सिर्फ वीडियो ही मत देखिए, आंसर भी दिया कीजिए। ठीक है, हम बता रहे थे कि अनुच्छेद 356 में दोस्तों क्या है? अनुच्छेद 356 में राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 में दोस्तों क्या है? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल नहीं बल्कि राष्ट्रपति शासन यहाँ पे होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति शासन होगा। ठीक है, तो हम दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए
थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन होगा, ठीक है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति शासन का जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 356 में किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय जो आपातकाल है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है, राष्ट्रीय आपातकाल देखो किसमें है, अनुच्छेद 300 यानी कि आर्टिकल 352 में है, ठीक है। दोस्तों आपका वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल दोस्तों आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 360 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 360। और आर्टिकल 368 में क्या है, संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है, 7 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। देखिए दोस्तों 7 नंबर सवाल देखिए, 7 आपके सामने कह रहा है कि महाधिवक्ता निम्नलिखित में किसके प्रसाद पर्यंत धारण करता है दोस्तों, तो राज्यपाल के, किसके हो जाएगा, राज्यपाल, ठीक है। महाधिवक्ता जो होता है वो निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, राज्यपाल के, ठीक है। यहां दोस्तों हम बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। देखिए राष्ट्रपति दोस्तों क्या होती है, राष्ट्रपति के जो पद का उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति के जो पद का उल्लेख किया गया है ये आर्टिकल 52 में किया गया, ठीक है, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया दोस्तों। आपको ध्यान रखिएगा, पूछेगा सवाल कि राष्ट्रपति दोस्तों, राष्ट्रपति को क्षमादान की जो शक्ति प्राप्त है, क्षमादान की शक्ति, ठीक है, क्षमादान की जो शक्ति प्राप्त है आर्टिकल 72 के तहत प्राप्त है, ठीक है, आर्टिकल 72, ये आपको ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। राष्ट्रपति को दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को महाभियोग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा क्या 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 किया जा सकता है, तो आर्टिकल 61 में है महाभियोग की प्रक्रिया, तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, हटाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों, समझ गए होंगे। अगर पूछेगा आपके सवाल कि प्रधानमंत्री के पद का जो उल्लेख किया गया दोस्तों, तो प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख अनुच्छेद 75 में किया गया है। अच्छा, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम जो उम्र सीमा होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों, ये आपको ध्यान रखिएगा। और मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा, ये भी ध्यान रखिए दोस्तों, 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। पूछेगा सवाल कि राज्यपाल बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए, कितनी वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य के लिए कितनी होनी चाहिए, तो लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिएगा, अगला आपके सामने क्या कर रहा है, देखिए थोड़ा सा पहले दोस्तों यहाँ पे मिटा लेते हैं। 8 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है, देखिए 8 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने, देखिए 8 आपके सामने कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष जो शब्द है ये किस वर्ष जोड़ा गया था। याद रखिए दोस्तों, ये 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। देखिए 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 42वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन जो हुआ था ये आपका 1976 में हुआ है, ठीक है। और 44वां संविधान संशोधन जो हुआ है 1978 में हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। पूछेगा सवाल, देखिए प्रस्तावना दोस्तों कहां से लिया गया प्रस्तावना को, तो दोस्तों ये अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है, अमेरिका से। लेकिन पूछेगा आपसे प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। प्रस्तावना की जो भाषा है ये कहां से लिया गया है, आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ठीक है। देखिए भाषा, ठीक है, प्रस्तावना की जो भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। पूछेगा दोस्तों प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। प्रस्तावना में ही पंथ निरपेक्ष, अखंडता हो गया दोस्तों, अखंडता, ठीक है, अखंडता शब्द हो गया दोस्तों, एक समाजवादी हो गया, समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया है, ठीक है,
देखिए पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द और समाजवादी शब्द, ये दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन को ही मिनी संविधान कहा जाता है, ठीक है, मिनी संविधान कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। पूछेगा सवाल, देखिए अच्छा 1972 में दोस्तों क्या क्या हुआ है, तो 1972 का डेट याद रखिए दोस्तों। 1972 में शिमला समझौता हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा कि शिमला समझौता कब हुआ है, तो शिमला समझौता जो हुआ है ये दोस्तों 1972 में हुआ है दोस्तों शिमला समझौता। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम दोस्तों कब पारित हुआ था, तो 1972 में पारित हुआ था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, दोस्तों कब हुआ था, ये आपका हुआ था 1972 में हुआ था। 1992 में दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, तो 71वां संविधान संशोधन जो हुआ है, 71वां संविधान संशोधन, देखिए 71वां संविधान संशोधन के तहत ही 3 नई भाषा को जोड़ा गया था। 3 जो नई भाषा को जोड़ा गया था, कौन कौन सा जोड़ा गया था, तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये जो जोड़ा गया है ये 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। देखिए टोटल याद रखिए 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो 71वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में, इसमें दोस्तों 3 नई भाषा जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों कट कर देते हैं, 1 मिनट, तो डिजिटल मोड भी चलाना बहुत, दोस्तों कट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं क्या, चलिए देखिए समझ गए होंगे दोस्तों। तो 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था 1992 में, और इसके तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं, ये तो समझ गए दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, 9 नंबर सवाल देखिएगा, देखिए 9 नंबर सवाल, ठीक है। चलिए पहले दोस्तों इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, देखिए देखिए 9 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने। 9 आपके सामने है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी। याद रखिए दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था को शुरुआत की गई थी। कहाँ, तो दोस्तों राजस्थान के नागौर जिला में। कहाँ किया गया था, राजस्थान के नागौर जिला में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए। राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को क्या लागू किया गया था, पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था, ठीक है। देखिए पंचायती राज जो व्यवस्था है ये बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। बलवंत राय मेहता समिति का जो स्थापना हुआ था ये 1957 में हुआ था, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति, आप ये भी ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1957 को हुआ है दोस्तों। एक आपका है अशोक मेहता समिति, ठीक है, अशोक जो मेहता समिति दोस्तों इसका स्थापना 1977 में हुआ था, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही पंचायती राज दोस्तों मेन रूप से आया था। पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों किसने दिया था, ये बलवंत राय मेहता समिति दिया था, जिसका स्थापना 1957 में हुआ था। तो सबसे पहले जो भारत में जो पंचायती राज लागू किया गया था वो 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था, ठीक है। अच्छा पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों स्थापना कब हुआ था, मतलब पंचायती राज व्यवस्था को लागू कब किया गया था, यानी स्थापना कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए दोस्तों 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिए दोस्तों। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस, ठीक है, पंचायती राज दिवस, ठीक है। तो पंचायती राज दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को, ठीक है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को लागू किया गया था। और सबसे पहले जो शुरुआत हुआ था वो राजस्थान के नागौर जिला में शुरुआत हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगला सवाल देखिएगा, 10 नंबर सवाल देखिए। ली कमीशन, कौन सा कमीशन, ली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, तो भारतीय सिविल सेवा से, ठीक है, भारतीय सिविल सेवा से संबंधित दोस्तों ली कमीशन, ठीक है। अच्छा सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, सवाल पूछता है कि सिविल
ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, सिविल सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो सिविल सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए अगला सवाल 11 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, टोटल हम लोग कितना सवाल करने वाले हैं? तो टोटल 50 सवाल को करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, 11 नंबर सवाल हमको देखेंगे। देखिए देखिए 11 नंबर सवाल। ठीक है, पहले तो इसको क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए 11 नंबर सवाल आपके सामने कह रहा है कि भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? दोस्तों याद रखिएगा, 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा, 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, यानी भारत सचिव का जो पद है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत भारत का सचिव पद बनाया गया था। ठीक है, अच्छा 12 नंबर सवाल आपके सामने है कि भवानी मंदिर, ठीक है, की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि भवानी मंदिर की जो रचना किया गया था वो अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 13 नंबर सवाल देखिए। देखिए 13 नंबर सवाल, देखिए 13 के सामने क्या कर रहा है? 13 के सामने है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली थी? तो देखिए याद रखिएगा, 1813 का चार्टर एक्ट ये दोस्तों डाला था। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी दोस्तों सही है। प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 2 3। सवाल पूछ रहा है आपके सामने कि किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली थी? ये दोस्तों तीनों डाले थे, 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए अगला सवाल 14 नंबर सवाल देखिएगा। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? दोस्तों महात्मा गांधी ने किए थे 1904 में। फिनिक्स फॉर्म की जो स्थापना हुआ था दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में किया गया था 1904 में। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी द्वारा। आपको पता है दोस्तों कि 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, कुछ दोस्तों मुकदमा के लिए गए थे 1893 को। 9 जनवरी 1915 को वापस भारत आए थे। ठीक है, महात्मा गांधी। उसी के दौरान दोस्तों 1904 में दक्षिण अफ्रीका में ही फिनिक्स फॉर्म का स्थापना किए थे महात्मा गांधी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। पूछेगा सवाल कि लाला हरदयाल, दोस्तों यहाँ पे क्या कौन सा व्यक्ति है? लाला हरदयाल देख रहे होंगे, तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का स्थापना किए थे। पूछेगा सवाल कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो गदर पार्टी का जो स्थापना किया गया था 1913 में। कब किया गया था? 1913 में गदर पार्टी का स्थापना। गदर पार्टी का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है? ये सैन फ्रांसिस्को में है। सैन फ्रांसिस्को सैन फ्रांसिस्को में दोस्तों किसका मुख्यालय है? तो गदर पार्टी का मुख्यालय हेडक्वार्टर है, और इसका स्थापना 1913 में किए थे लाला हरदयाल ने। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को। यह भी ध्यान रखिएगा कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। पूछेगा सवाल कि जवाहरलाल नेहरू ने कौन से अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे? तो लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए हैं? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए दोस्तों। महात्मा गांधी ने कौन सा अधिवेशन का अध्यक्षता किए हैं?
तो बेलगांव अधिवेशन, यानी एकमात्र अधिवेशन था 1924 का, बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी। ठीक है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। चलिए अगला सवाल देखिएगा आपके सामने, 15 नंबर सवाल देखिए। 15 नंबर सवाल आपके सामने कह रहा है, देखिए हिंदू महासभा। ठीक है, सवाल क्या है दोस्तों आपके सामने देखिएगा। देखिए 15 नंबर सवाल, थोड़ा सा दोस्तों पहले इसको मिटाते हैं। देखिए पंद्रह आपके सामने क्या कह रहा है, हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यानी 1915 में हुआ था, आपको पता होगा हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था? 1915 में। ठीक है, आपको ध्यान रखें दोस्तों। 1940 में क्या हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था दोस्तों। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, ये 1940 में हुआ था। और 1915 में दोस्तों क्या हुआ था? हिंदू महासभा की स्थापना हुआ था। ठीक है, 1920 में दोस्तों असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। असहयोग, ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत। ठीक है, आंदोलन की शुरुआत हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। और असहयोग आंदोलन का अंत कब हुआ था? 1922 में। 1917 में दोस्तों क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों, जिसको इसको 3 कठिया पद्धति भी बोलते हैं। 3 कठिया यानी कि 3/20, ध्यान रखिएगा 3/20, 3/20। जिसके पास 20 कट्ठा है उसको 3 कट्ठा में क्या करना पड़ता था? तो नील की खेती करना पड़ता था, जिसके दोस्तों किसान क्या करते थे? मना करते थे। इसी तहत के दोस्तों इसको सुलझाने के लिए चंपारण सत्याग्रह हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा, 1917 में हुआ था। ठीक है, आपको ध्यान रखिए। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुआ था। 1915 में ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट के आए थे 9 जनवरी 1915 को, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और 1940 में क्या हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 1940 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 16 नंबर सवाल देखिए। 16 नंबर सवाल क्या कर आपके सामने देखिए दोस्तों। 16 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किनका संबंध हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से है? तो पिंगली वकैया की बात कर रहा है। किसकी? तो पिंगली वकैया। ठीक है, देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? डिजाइन। ठीक है, तो डिजाइन जो दिए थे वो पिंगली वकैया ने दिए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। अगर पूछेगा सवाल कि राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम, तो राष्ट्रगान किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, सवाल पूछेगा कि राष्ट्रगान किसने लिखा था? राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखे थे? राष्ट्रगान। और राष्ट्रगीत दोस्तों किसने लिखा था? राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। सवाल पूछेगा दोस्तों कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही, याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही क्या किए थे? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से नाराज होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दिए थे। कौन सी उपाधि? तो सर की उपाधि लौटा दिए थे। ठीक है, सर की उपाधि लौटा दिए थे। ठीक है, और महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल देखिएगा, 17 नंबर सवाल दोस्तों, इसको पहले मिटा देते हैं। देखिए, ठीक है दोस्तों, देखिए 17 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए 17 आपके सामने क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सैदिक, यहां दोस्तों सैदिक नहीं होगा बल्कि वैदिक होगा। क्या होगा? वैदिक। ठीक है, वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका बी है, वैदिक साहित्याएं ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। ठीक है, क्या हो जाएगा? वैदिक साहित्याएं ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। ठीक है दोस्तों, आपको हम बताए थे। देखिए वैदिक दोस्तों, वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया था, ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक काल। यानी वैदिक काल को, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं, वैदिक काल को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा? दोस्तों आपका ऋग वैदिक काल, एक आपका उत्तर वैदिक काल। ठीक है दोस्तों, ऋग वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं,
ऋग वैदिक काल। देखिए ऋग वैदिक काल जो माना जाता है, आपको ध्यान रखिएगा, वो दोस्तों माना जाता है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 1000 ईसा पूर्व तक। याद रखिएगा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक दोस्तों ये ऋग वैदिक काल माना जाता है। उत्तर वैदिक काल की अगर बात करते हैं, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल जो माना जाता है दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है, 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ईसा पूर्व में दोस्तों क्या होता है, घटता है। तो ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, ये है आपका उत्तर वैदिक काल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, देखिए अगला 18 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए 18 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी है ब्राही, खरोष्ठी एवं अरमेइक, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, ये अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्राही, खरोष्ठी एवं अरमाइक, ठीक है। देखिए बात करेंगे दोस्तों अशोक के बारे में। अशोक जो है दोस्तों ये मौर्य वंश का शासक है। कौन से वंश का शासक है, तो ये आपका ये मौर्य वंश का शासक है दोस्तों अशोक। और मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है। तो सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो सांची का स्तूप का जो निर्माण करवाए थे, स्तूप का निर्माण ये दोस्तों अशोक ने ही करवाया था। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। सांची का स्तूप तो है कहाँ, ये आपका एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। देखिए अशोक का जो शासन काल माना जाता है, शासन काल, ये भी ध्यान रखिएगा, अशोक का शासन काल दोस्तों कब से कब तक था, ये आपका था 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों, 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक दोस्तों ये शासन काल है अशोक का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। पूछेगा सवाल दोस्तों, ब्राही लिपि जो लिखी गई थी, बाईं से दाईं ओर लिखी गई थी ब्राही लिपि, और खरोष्टी जो लिपि लिखी जाती है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ब्राही लिपि बाईं से दाईं ओर और खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। अच्छा बिंदुसार दोस्तों किसका बेटा है, बिंदुसार जो बेटा हुआ ये बिंदुसार का बेटा हुआ, सॉरी अशोक जब बेटा हुआ ये आपका बिंदुसार का बेटा हुआ अशोक, ठीक है। और बिंदुसार को अमित्र घात के भी नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। और बिंदुसार जो बेटा हुआ किसका हुआ, ये चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। फिर से समझते हैं, देखिए बात करेंगे मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था, तो मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन हुआ, बिंदुसार हुआ। और बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। और बिंदुसार का बेटा हुआ अशोक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। पूछेगा सवाल यहाँ पे कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ। बृहद्रथ जो था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। याद रखिएगा बृहद्रथ, बृहद्रथ जो था ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे, अगला सवाल देखिएगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों अगला 19 नंबर सवाल। देखिए देखेंगे हम लोग 19 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए 19 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए बात करेंगे 19 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कुट के। सूची 1 दोस्तों क्या लेखक है, इधर दोस्तों आपका क्या है, रचनाएं हैं, ठीक है। मेगास्थनीज के दोस्तों पुस्तक का क्या नाम था, तो मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका है, ठीक है। टॉलमी दोस्तों याद रखिएगा ज्योग्राफी, पालिनी दोस्तों नेचुरल हिस्ट्री, और हेनसोंग की पुस्तक का नाम सीयूकी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। हेनसोंग जो भारत आया था ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था हेनसोंग। हेनसोंग दोस्तों भारत में रहा था 629 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी तक भारत में रहा है। लगभग 15 वर्षों तक दोस्तों भारत में रहा है। कौन, 15 वर्षों तक दोस्तों ये भारत में रहा है आपका हेनसोंग। और हेनसोंग की पुस्तक का नाम क्या है, सीयूकी। हेनसोंग दोस्तों क्या था, ये चीनी यात्री था, चीन से आया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। मेगास्थनीज दोस्तों याद रखिएगा, मेगास्थनीज जो भारत आया था ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों अभी हम बात किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश का स्थापना किए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। मेगास्थनीज जो भारत में रहा है वो 305 ईसा पूर्व से लेकर 297 ईसा पूर्व तक
दोस्तों भारत में रहा आपका मेगास्थनीज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। मेगास्थनीज दोस्तों इसका पुस्तक का क्या नाम है, इंडिका, क्या नाम है, इंडिका, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल 20 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए तो पहले तो इसको मिटाते हैं। देखिए 20 नंबर सवाल, देखिए दोस्तों 20 नंबर सवाल देखिएगा। 20 आपके सामने क्या कह रहा है कि किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था दोस्तों, ठीक है, नौपाषाण काल में। कौन से काल में, तो नौपाषाण काल में दोस्तों सर्वप्रथम क्या हुआ था, कृषि उत्पादन शुरू हुआ था दोस्तों। अच्छा, आग का आविष्कार किस काल में हुआ है, तो पुरापाषाण काल में हुआ है, ठीक है। आग का जो आविष्कार हुआ है, आग का आविष्कार ये दोस्तों पुरापाषाण काल में हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। पूछेगा सवाल कि किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन हुआ शुरू हुआ था, तो नौपाषाण काल है। ये सिंधु सभ्यता काल दोस्तों, याद रखिएगा। आपको पता ही होगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जब हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारे स्थल थे, जैसे मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा, लोथल, धौलागिरी, राखीगढ़ी, चनहुदड़ो, ठीक है, कालीबंगा, दोस्तों ये सब क्या है, ये सिंधु घाटी का स्थल है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल माना जाता है वो लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग दिया गया है, ठीक है। तो मेन आपको ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था नौपाषाण काल में, ठीक है। अगला आपके सामने 21 नंबर सवाल है कि शेर शाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था, ठीक है, तो टोडरमल था। कौन था, टोडरमल। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। समझ गए होंगे। सवाल क्या है कि शेर शाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था, टोडरमल, ठीक है। देखिए शेर शाह के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, यहाँ पे समझिएगा। शेर शाह सूरी दोस्तों, दो युद्ध याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, तो सबसे पहले बात करेंगे चौसा का युद्ध, ठीक है। कौन सा युद्ध, तो चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो हुआ था, ठीक है, ये कब हुआ था, ये 1539 में हुआ है। किसके बीच, तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। और एक और युद्ध याद रखिएगा, कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम, बिलग्राम, बिलग्राम या कन्नौज, कन्नौज का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, ये दोस्तों 1540 में हुआ। दोनों युद्ध दोस्तों किसके बीच हुआ है, तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। दोनों युद्ध दोस्तों दोनों युद्ध में शेर शाह सूरी जीत गया था, हुमायूं हार गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो चौसा का युद्ध 1539, बिलग्राम या फिर इसी को कन्नौज का युद्ध बोलते हैं, जो 1540 में हुआ था, ठीक है। दोस्तों मेन रूप से अगर बात करते हैं, समझिएगा, शेर शाह सूरी दोस्तों मकबरा कहाँ है, तो शेर शाह सूरी का मकबरा आपको पता होगा सासाराम में है, ठीक है। थोड़ा सा बात करते हैं अकबर के बारे में। समझिए अकबर का दोस्तों बात करेंगे तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो अकबर और हेमू के बीच हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ है, दूसरा युद्ध कब, तो 1556 में हुआ है। कब हुआ है, 1556 में। किसके बीच, अकबर और हेमू के बीच, ठीक है। दोस्तों अकबर उसमें मात्र, अकबर और हेमू के बीच, अकबर दोस्तों उसमें मात्र 14 साल का था। तो अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम खां था। कौन था, बैरम खां, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। पूछेगा सवाल यहाँ पे दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं अकबर के बारे में। देखिए पूछेगा कि दिन ए इलाही की शुरुआत कब हुआ था, तो अकबर ने दिन ए इलाही की शुरुआत कब किए थे, तो ये 1582 में किए थे, ठीक है। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था, तो जजिया कर जो समाप्त किए थे, जजिया कर जो समाप्त किया था वो 1564 में किए थे। अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। पूछेगा सवाल, अकबर का जन्म दोस्तों कब हुआ, 1542 में हुआ था अकबर का जन्म, ठीक है। हल्दी घाटी का भी 1576 में हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था 1576 में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल देखिएगा, 22 नंबर सवाल। देखिए 22 नंबर, 22 आपके सामने कह रहा है कि सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू की है। दोस्तों शुरू किया है, किसने शुरू किया है दोस्तों, सवाल पूछ रहा है कि सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा, ठीक है, किसने शुरू किया दोस्तों। ऑप्शन 22 नंबर सवाल है इसका दोस्तों, आप लोग जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा 22 का, ठीक है। किसने शुरू किया दोस्तों, तो जहांगीर ने किया। किसने किया है,
जहांगीर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, जहांगीर, ठीक है, याद रखिएगा जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक है, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे, समझिएगा किसके बारे में। तो अभी हम दोस्तों बात करते हैं अकबर। अकबर का शासनकाल याद रखिएगा 1556 से लेकर 1605 तक है, ठीक है। और 1605 से लेकर, ठीक है, 1605 से लेकर 1627 तक दोस्तों किसका है, दोस्तों जहांगीर का शासनकाल है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा, पूछेगा सवाल। जहांगीर दोस्तों, जहांगीर नामा किसने लिखा था, तो जहांगीर नामा खुद जहांगीर ने लिखा था। जहांगीर के बारे में एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, चित्रकला का स्वर्णिम काल जो कहा जाता है वो जहांगीर के शासनकाल को ही कहा जाता है। यानी भारत में चित्रकला का जो स्वर्णिम काल कहा जाता है वो जहांगीर को ही कहा जाता है, ठीक है। जहांगीर ने ही किसको, याद रखिएगा, गुरु अर्जुन देव को हत्या करवाया था जहांगीर, ठीक है। गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव का हत्या किसने करवाया था, तो जहांगीर ने करवाया था, 1606 में करवाया था, ठीक है। याद रखिएगा, गुरु अर्जुन देव का हत्या जहांगीर ने करवाया था 1606 में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। तो सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू की है, दोस्तों अकबर ने शुरू किया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिएगा, 23 नंबर सवाल देखिए कि चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो विजयालय ने किया था। विजयालय ने चोल वंश का स्थापना किया था, विजयालय। अगला सवाल देखिए, 24 नंबर सवाल आपके सामने है कि इनमें से किस राज्य में अरावली की पहाड़ियां हैं दोस्तों। तो अरावली की जो पहाड़ी है, अरावली की जो पहाड़ी है दोस्तों आपका राजस्थान में, कहाँ है, राजस्थान दोस्तों। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। क्या है दोस्तों आपका, गुरु शिखर। याद रखिएगा, गुरु शिखर जो है ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, इसकी जो ऊंचाई है 1722 मीटर है। कितना है, 1722 मीटर। ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर की ऊंचाई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए, जो राजस्थान में है, ठीक है। पूछेगा दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए केरल में दोस्तों क्या है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। ध्यान रखिए दोस्तों, दक्षिण भारत की, ठीक है, दक्षिण भारत, यहां पर लिख देते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अनाईमुड़ी है, ठीक है, अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 2000, ठीक है, याद रखिएगा कितनी है, 2195 मीटर। 2195 मीटर कितना है दोस्तों, 2195 मीटर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा, 2195 मीटर, ठीक है। कितना है अनाईमुड़ी की ऊंचाई, 2195 मीटर। और 2195 या फिर 2695, 2637, 2600, हाँ 695 होनी चाहिए मेरे ख्याल से, 2695 होगा, ठीक है। देख लीजिएगा थोड़ा सा दोस्तों, कंफर्म हो जाएगा कि 2695 या फिर 2195 है, ठीक है। अनाईमुड़ी की ऊंचाई है, दक्षिण भारत सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है डोडा बेटा, ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी क्या है आपका, तो आपका दोदा बेटा है, दोदा बेटा, ठीक है, दोदा बेटा, ठीक है, याद रखिएगा, दोदा बेटा, ठीक है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए हमें समझ गए होंगे दोस्तों, तो चोल साम्राज्य का स्थापना विजयालय ने किया था। और इनमें से किस राज्य में अरावली पर्वत है, सो गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, हिमालय से राजस्थान में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 25 नंबर सवाल देखिए। 25 आपके सामने क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपर्दन क्रिया द्वारा होता है, तो गॉर्ज का निर्माण, गॉर्ज का, ठीक है, याद रखिएगा किसका निर्माण होता है, गॉर्ज का। अगला आपके सामने 26 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो सियरा नेवादा, ये दोस्तों क्या है, ये वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, बल्कि एंडीज हो गया, ठीक है, रॉकी हो गया, हिमालय हो गया दोस्तों, क्या है, ये वलित पर्वत का उदाहरण है। लेकिन सियरा नेवादा जो है ये वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है दोस्तों, ठीक है। देखिए एंडी जो पर्वत इसकी जो लंबाई है लगभग 7000 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। ये मेनू से दक्षिण अमेरिका देश में फैला हुआ है एंडीज पर्वत दोस्तों। ये मेरे लगभग 7-8 देशों को
7 देशों से दोस्तों क्रॉस करता है दोस्तों, यानी 7 देश में फैला हुआ है दोस्तों आपका एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। हिमालय पर्वत की ऊंचाई दोस्तों कितनी है? 8,848 मीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 27 नंबर सवाल देखिए। 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने देखिएगा। 27 नंबर सवाल आपके सामने, दलहन तथा तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य कौन सा है दोस्तों? ठीक है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये आपका कौन है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश। ठीक है, सबसे ज्यादा दोस्तों बाघ कहां पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा जंगल दोस्तों कहां है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। सवाल पूछेगा कि दलहन तथा तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य कौन है? तो आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, चलिए अगला 28 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्न में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है? तो ग्रेट स्लेव जो झील स्थित है वो आपका दोस्तों, आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों, कहाँ है? जापान में है, भारत में है, अफ्रीका है, या फिर कनाडा है दोस्तों। ठीक है, सवाल नंबर कितना दोस्तों आपका? 28 नंबर सवाल। जल्दी से कमेंट बॉक्स बताइएगा इसका दोस्तों आंसर क्या होगा दोस्तों। ठीक है, जल्दी से बताइएगा दोस्तों, ये कहाँ है? निम्न में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है? याद रखिए दोस्तों, मेन रूप से ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, कनाडा में है। कनाडा दोस्तों राजधानी क्या होता है? ओटावा होता है। क्या होता है? ओटावा। ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा। पूछे दोस्तों जापान की राजधानी क्या होता है? तो टोक्यो होता है। टोक्यो क्या है दोस्तों? टोक्यो जापान की राजधानी। जापान की दोस्तों मुद्रा क्या है? तो येन जो है ये जापान की मुद्रा है। टोक्यो दोस्तों किस द्वीप पर स्थित है? ये दोस्तों होन्शु द्वीप पर स्थित है। ठीक है, होन्शु द्वीप, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं, 29 नंबर सवाल देखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 29 नंबर सवाल। देखिए 29 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने, निम्न में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, निम्न में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है? दोस्तों जल्दी से कमेंट बताइए क्या इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या है? 29 का दोस्तों आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, हम्बोल्ट जो जलधारा बहती है किस गोलार्ध में? तो दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। ठीक है, अगला आपके सामने 30 नंबर सवाल है कि चुकसी सागर निम्नलिखित में से कहां स्थित है? दोस्तों दक्षिण प्रशांत महासागर में। कहां है? दक्षिण प्रशांत महासागर। दोस्तों सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। प्रशांत महासागर का मेरियाना ट्रेंच सबसे गहरा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है 31 नंबर सवाल देखिएगा कि सुदूर दक्षिण में स्थित लैंड लॉक देश कौन सा है? दोस्तों ठीक है, लेसेथो। क्या है? लेसेथो जो है ये सबसे दोस्तों क्या है? ये दक्षिण में स्थित है, लैंड लॉक देश है दोस्तों। कौन सा है? लेसेथो, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 31 का। ठीक है, अच्छा दोस्तों नाइजर की दोस्तों राजधानी क्या होता है? तो नाइजर का नियामे होता है। क्या होता है? नियामे। ठीक है, माली की दोस्तों राजधानी क्या होता है? बमाको। ठीक है, बमाको दोस्तों किसकी राजधानी है? तो माली राजधानी है। मासेरू दोस्तों किसकी राजधानी है? मासेरू दोस्तों ये राजधानी है आपका लेसेथो के। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगला सवाल देखिए 32 नंबर सवाल देखिए। 32 नंबर क्या कर रहा है आपके सामने? 32 आपके सामने कह रहा है कि किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? दोस्तों तो याद रखिएगा तंजानिया में। तंजानिया में क्या होता है? तो डोडोमा। डोडोमा। ठीक है, याद रखिएगा। घाना दूसरा राजधानी क्या होता है? अक्रा। अक्रा। ठीक है, केनिया दूसरा राजधानी क्या होता है? नैरोबी। नैरोबी। ठीक है, याद रखिएगा। नामीबिया राजधानी दोस्तों क्या होता है? विंड हॉक। विंड हॉक। ठीक है, किस राजधानी है? तो ये नामीबिया की राजधानी है। ठीक है, तो किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तंजानिया, जिसकी राजधानी क्या होता है? डोडोमा। 33 नंबर सवाल है कि पोलर सिल्क रोड निम्नलिखित में से कौन सा देश बना रहा है? दोस्तों तो ये चीन बना रहा है। कौन बना रहा है? चीन। ठीक है, याद रखिएगा। जापान का क्या होता है? टोक्यो। चीन का राजधानी दोस्तों बीजिंग होता है। क्या होता है राजधानी इसका? बीजिंग। चीन के दोस्तों मुद्रा क्या होता है? युआन, रेमेनबी। दोस्तों क्या है? ये चीन की मुद्रा है। ठीक है, रूस की राजधानी क्या होता है? मॉस्को। ठीक है, रूस की दोस्तों मुद्रा क्या है? रूबल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों।
सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस। अगला आपके सामने 34 नंबर सवाल है कि भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? दोस्तों 3 राज्य। कौन कौन सा राज्य है? तो सबसे पहला दोस्तों आपका है गुजरात, ठीक है, गुजरात। दूसरा दोस्तों क्या हो जाएगा? राजस्थान, राजस्थान दोस्तों। और तीसरा दोस्तों आपका क्या है? पंजाब। दोस्तों आपका ये है 3 राज्य, ठीक है दोस्तों। कौन कौन सा? दोस्तों आपका गुजरात, याद रखिएगा, राजस्थान और पंजाब। दोस्तों 3 राज्य जो है ये आपका पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। पूछेगा सवाल कि एकमात्र केंद्रशासित प्रदेश कौन सा जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? तो जम्मू कश्मीर जो क्या है वो केंद्रशासित प्रदेश है जो आपका क्या करता है? तो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए दोस्तों। पाकिस्तान की राजधानी क्या होता है? इस्लामाबाद, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल देखिएगा, 35 नंबर सवाल देखिए। 35 नंबर 35 आपके सामने कह रहा है कि इको मार्क का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? दोस्तों तो लेबल लगाने की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इको मार्क का चिन्ह प्रदर्शित करता है लेबल लगाने की व्यवस्था, यानी कि क्या हो जाएगा? 35 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 36 नंबर सवाल। 36 आपके सामने क्या कह रहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर इनमें से किससे संबंधित है? याद रखिए दोस्तों, तो हार्ट अटैक से संबंधित। किससे संबंधित है? हार्ट अटैक से, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर जो संबंधित है हार्ट अटैक से। 36 का ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल 37 नंबर सवाल देखिएगा। 37 आपके सामने कह रहा है कि एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ओ नेगेटिव। क्या दिया जाना है? ओ नेगेटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों कि सर्वदाता दोस्तों कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह, सर्वदाता रक्त समूह दोस्तों कौन सा है? तो आपका है ओ। और दोस्तों सर्वग्राही कौन सा है? सर्वग्राही तो ए बी है। सर्वग्राही दोस्तों क्या है? ए बी, यानी कि ये दोस्तों क्या हो गया? दाता यानी कि डोनर हो गया, ठीक है। क्या हो गया? ये डोनर, ठीक है, DONER, डोनर हो गया दोस्तों। ये सर्वग्राही हो गया यानी कि एक्सेप्टर, एक्सेप्टर, ठीक है, ACCEPTER, एक्सेप्टर यानी कि सर्वग्राही दोस्तों। दोस्तों ए बी हो गया। क्या हो गया? ए बी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला आपके सामने 38 है कि जब तक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है? दोस्तों बढ़ जाता है। आपको पता है ब्लड प्रेशर क्या होता है? बीपी क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है। जब तक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उससे सामान्यतः उसका रक्त क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, 39 नंबर सवाल देखिए। देखिए 39 आपके सामने क्या कह रहा है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य में होता है? दोस्तों याद रखिएगा, तो द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, हम लोग देखते हैं 40 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए सॉरी, आइए दोस्तों 40 नंबर सवाल देखते हैं। चालीस आपके सामने क्या कह रहा है दोस्तों? देखिएगा, चालीस आपके सामने है कि स्तंभ बी में दिए गए स्रोत को स्तंभ ए में दिए गए उत्पाद से मिलाएं। स्तंभ ए दोस्तों उत्पाद है आपका, बी स्रोत है। फॉर्मिक अम्ल दोस्तों याद रखिएगा चींटी में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल चींटी में। साइट्रिक अम्ल दोस्तों नींबू में। और टार्टेरिक अम्ल इमली में, ठीक है। मैलिक अम्ल दोस्तों किसमें पाया जाता है? तो सेव में। कौन सा पाया जाता है? सेव में, याद रखिएगा, तो सेव में दोस्तों मैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। मैलिक अम्ल दोस्तों किसमें पाया जाता है? सेव में मैलिक अम्ल, ठीक है। टमाटर हो गया दोस्तों, टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों टमाटर में पाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। पूछेगा चींटी के डंक में दोस्तों एक मेथनोइक अम्ल भी पाया जाता है, पूछेगा चींटी के डंक में।
देखिए चीटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, चीटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। चीटी के डंक कौन सा अम्ल? तो मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, पूछेगा सवाल। चीटे में मेथनोइक अम्ल, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, ठीक है, दोस्तों आप पूछेगा। जैसे दूध में दोस्तों क्या पाया जाता है? दूध में दोस्तों लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल क्या? लैक्टोबैसिलस लैक्टिक अम्ल हो गया दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला सवाल 41 नंबर। लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों वह है क्या है? तो दोस्तों क्या हो? हेमाटाइट किसका अयस्क है? लोहा का। मोनाजाइट दोस्तों किसका अयस्क है? तो थोरियम का है, ठीक है, थोरियम। मोनाजाइट किसका अयस्क है? ये आपका थोरियम का है। लेकिन हेमाटाइट जो है ये आपका लोहा का संकेत दोस्तों क्या होता है? Fe होता है, परमाणु संख्या 26 होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। लोहा का संकेत क्या होता है? Fe परमाणु संख्या 26, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 42 नंबर सवाल देखिए, ठीक है, क्या कर आपके सामने 42 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 42 आपके सामने कह रहा है कि 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है दोस्तों? तो ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा, 10⁻⁷ सेमी के बराबर होता है, ठीक है। 1 नैनोमीटर निम्नलिखित किसके बराबर होता है? 10⁻⁷ सेमी। 43 है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है दोस्तों? द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए 44 नंबर देखिएगा। 44 आपके सामने कह रहा है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में सड़क की जो अपेक्षा घर्षण कम होता है दोस्तों, इसीलिए सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। अगला आपके सामने 45 नंबर है कि प्रतिरोध का मान क्या होगा, यानी कि रेसिस्टेंस आर का मान क्या होगा? देखो आर बराबर क्या होता है? V बटा दोस्तों आई होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। तो यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 दिया हो तथा एम्पियर, विद्युत धारा 10 एम्पियर तथा विभवांतर 12 कितना दिया हो? 12 वोल्ट दिया हो। विभवांतर कितना दिया हो? 12 वोल्ट। तो 12 बटा कितना हो जाएगा? 10, यानी कितना हो जाएगा? 1.2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1.2 एम्पियर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? फॉर्मूला दोस्तों याद रखिएगा, रेसिस्टेंस क्या होता है? आर बराबर V बटा आई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? 1.2। बहुत इजी था, ज्यादा दोस्तों हार्ड नहीं था। देखिए अगला सवाल 46 नंबर सवाल देखिए। 46 आपके सामने है कि यदि चलती हुई वस्तु का वेग दोगुना हो जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? दोस्तों ये 4 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 गुना, ठीक है। अच्छा, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है दोस्तों? हाफ mv स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। या दोस्तों m क्या है? यहाँ पे मास है, द्रव्यमान है, v क्या है दोस्तों? वेलोसिटी है, ठीक है। दोस्तों आपका ये काइनेटिक एनर्जी है, ये दोस्तों आपका एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। Pe इक्वल टू होता है mgh, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए। दो फॉर्मूला आपको दोस्तों ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? mgh, ठीक है। मास, गुरुत्वीय त्वरण, ये जैसे हाइट होता है, ठीक है। देखिए इसका जो मान होता है स्मॉल g का दोस्तों 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, ठीक है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है दोस्तों आपका कैपिटल जी होता है। इसका जो मान होता है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है कैपिटल जी का मान। देखिए अगला सवाल 47 नंबर सवाल देखिएगा, तो इसको पहले मिटाते हैं। देखिए 47 नंबर, 47 आपके सामने है कि मरुस्थल में मृग मरीचिका उत्पन्न होने के क्या कारण है दोस्तों? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा। मरुस्थल में मृग मरीचिका उत्पन्न होने के कारण है प्रकाश का पूर्णांतिक परिवर्तन, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे 48 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है दोस्तों, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। देखिए 48 नंबर सवाल,
देखिए जितना मैं लिख रहा हूँ लिखाते ही जा रहा है, ये क्या हो रहा है। देखिए अगला आपके सामने 48 नंबर सवाल देखिएगा कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है दोस्तों, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। 49 नंबर सवाल आपके सामने है कि किस सिद्धांत पर जेट इंजन का कार्य करता है, तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अगला आपके सामने 50 नंबर सवाल है कि फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे दोस्तों? वाटरमैन थे। वाटरमैन जो थे ये फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूरोप महाद्वीप से संबंधित है। चलिए यूरोप महाद्वीप देखिए बात करेंगे यहां पे, समझिएगा। प्रायद्वीप, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, जिसे कहा जाता है तो यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी दोस्तों क्या है? तो वोल्गा नदी है। ठीक है, वोल्गा नदी जो है ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। फैशन की नगरी के रूप में जाना जाता है फ्रांस को, और फ्रांस दोस्तों जिसकी राजधानी क्या होती है? पेरिस होता है। और पेरिस जो दोस्तों ये सीन नदी किनारे, कौन सी नदी? सीन नदी के किनारे दोस्तों। और पेरिस में ही यूनेस्को का मुख्यालय, UNESCO, इसका जो मुख्यालय है यूनेस्को का जो पेरिस में ही है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। विश्व का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है तो यूक्रेन को, यूक्रेन की दोस्तों राजधानी क्या होती है? तो आपका कीव होता है, कीव। ठीक है, याद रखिएगा। तो विश्व का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है यूक्रेन। प्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में प्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है दोस्तों। जर्मनी दोस्तों राजधानी क्या होता है? बर्लिन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। बर्लिन जो है ये जर्मनी की राजधानी है। झीलों का देश कहा जाता है तो फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड की राजधानी क्या होती है? हेलसिंकी। हेलसिंकी जो है दोस्तों फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा। और झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। देखिए अगला सवाल, यूरोप का भारत कहा जाता है। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? तो इटली को। क्यों? क्योंकि कृषि प्रधान देश होने के कारण। ठीक है दोस्तों, भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है, इसलिए दोस्तों इटली को कृषि प्रधान होने के देश के कारण यूरोप का भारत कहा जाता है। इटली दोस्तों राजधानी क्या होती है? रोम होता है, रोम। ठीक है, रोम में ही FAO का मुख्यालय भी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। पूछेगा सवाल, रोम जो है ये आपका टाइबर नदी किनारे है, टाइबर नदी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है तो इंग्लिश चैनल अलग करता है। ठीक है, यानी फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से कौन अलग करता है? इंग्लिश चैनल। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड को प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए यहाँ पे समझिएगा, इटली की गंगा किसे कहा जाता है? तो पो नदी को। ठीक है, इटली की गंगा कहा जाता है, पो नदी को इटली गंगा कहा जाता है। काकेसस राज्य के रूप में जाना जाता है जॉर्जिया, आर्मेनिया एवं अजरबैजान। इसकी तो राजधानी क्या होती है? बाकू, बाकू। ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा। बाकू जो है ये अजरबैजान की राजधानी होती है। और काकेकस राज्य के रूप में जाना जाता है जॉर्जिया, आर्मेनिया, बाकू को। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, विभिन्न देश एवं उसके बीच स्थित पर्वत। ये सिर्फ यूरोप महाद्वीप की बात कर रहे हैं। तो पर्वत है, जैसे पूछेगा कि पिरेनेज जो पर्वत है, पिरेनीज पर्वत, ये फ्रांस एवं स्पेन के मध्य स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अब स्पेन की दोस्तों राजधानी क्या होता है? स्पेन की राजधानी, तो स्पेन की राजधानी दोस्तों मैड्रिड होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मैड्रिड, मैड्रिड जो है, मैड्रिड ये दोस्तों स्पेन की राजधानी है, मैड्रिड। ठीक है, फ्रांस एवं स्पेन के मध्य दोस्तों कौन सी पर्वत है? तो पिरेनीज पर्वत है दोस्तों। आल्प्स जो पर्वत है, आल्प्स पर्वत याद रखिएगा, ये दोस्तों आपका है फ्रांस एवं इटली के मध्य है। पिरेनीज पर्वत फ्रांस एवं स्पेन के मध्य, आल्प्स पर्वत फ्रांस एवं इटली के मध्य। जूरा पर्वत दोस्तों ये फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड के बीच है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों वॉस जेस जो पर्वत है ये फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, समझिएगा। देखिए समझिए, बात करेंगे कि अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला जो शोध केंद्र स्थापित किया था,
ये दक्षिणी गंगोत्री में किया था, 1983 में किया था, ठीक है। अंटार्कटिका में भारत ने अपना दूसरा शोध केंद्र स्थापित किया था, मैत्री में 1989, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हमने दोस्तों सेट नंबर 51 का डिस्कस किया है, ठीक है। इडोरेरिया का 5000 सीरीज का सेट नंबर 51 को डिस्कस कर चुका है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।